हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे बीएमएलटी, डीएमएलटी और एमएमएलटी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे ऑल ईयर्स में पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका आप ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ पर भी आपका ये टॉपिक आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमें ये टॉपिक पढ़ना ही होता है ना, तो हिस्ट्री आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेन एग्ज़ाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा। ओके, वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें हम हिस्ट्री में देखते हैं हमारे सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, एंटोनी वैन लीeuwenhoek कौन है। तो ये है हमारे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इनको आप अच्छे से इनकी पिक्चर को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमारे जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से नहीं, ऐसे ही है। ओके, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek है, इनका जो जन्म है, इनकी जो बर्थ है वो 1632 में हुई थी। देन इनकी जो मृत्यु है वो 1723 में हो गई थी। ठीक है, अब एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के बारे में हम बात करते हैं तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक भी कहा जाता है, यही उनका पूरा नाम है। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व बैक्टीरिया। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या करा था, तो जिन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा इन्होंने अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा यूजिंग अ होम मेड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से, तो इन्होंने खुद का एक होम मेड माइक्रोस्कोप बनाया, उसकी हेल्प से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अलावा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखा था। Constructed by him and named those small organism little animalcules। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक क्या करते थे, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो है वो लेंस की ग्राइंडिंग करने का काम करते थे। इस तरह से कुछ लेंसेज प्रेजेंट होते थे जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, ये जो लेंस है वो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में हेल्प करता था। ठीक है, तो वो इन लेंस की ग्राइंडिंग करने का काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को बनाया जो क्या करता था, छोटी सी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता था। उन चीज़ों को जो जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको 50 से 300 गुना बड़ा करके दिखाता है। उन्होंने सबसे पहले जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा उसका नाम उन्होंने रखा गया है यहाँ पर लिटिल एनिमल्क्यूल। यानी कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सबसे पहले देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने इसका नामकरण किया, तो इन्होंने उसका नाम रखा है लिटिल एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, ये डिस्कवरी उन्होंने 1632 से 1723 के बीच की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो डिस्कवरी है अलग अलग बुकों में अलग अलग हिसाब से भी दे रखा है। किसी में 1665 से 1683 तक दे रखा है, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग वेरिएशन दे रखा है। ठीक है, तो इसी बीच इस ड्यूरेशन में क्या करा इन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज किया था। ठीक है, उसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने ब्लड सेल की भी डिस्कवरी की, स्पर्म सेल को भी डिस्कवर किया। किसकी हेल्प से, तो होम मेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिसको इन्हीं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने बनाया था। उसी होममेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने हमारे ब्लड सेल, हमारे स्पर्म सेल, बैक्टीरिया वगैरह को देखा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की हम बात करें तो जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, इन्होंने सबसे पहले किसे देखा था, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले जिसको देखा था, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो था प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे पैरासाइट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है,
पैरासाइट टू टाइप के होते हैं, एक प्रोटोजोआ और एक हेलमिन। तो फर्स्टली इन्होंने प्रोटोजोआ का डिटर्मिनेशन किया था, उसको डिस्क्राइब किया था, मतलब उसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, ठीक है। अब जो हम इसके आगे बात करते हैं कि हमारे जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा था, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप की खोज की, माइक्रोस्कोप को बनाया, पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है। तो जिस माइक्रोस्कोप को बनाया उन्होंने, जो उनका होममेड माइक्रोस्कोप है, वो उनका होममेड माइक्रोस्कोप यह है, ठीक है। इस होममेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पेशली प्रोटोजोआ को देखा, फिर उसके अलावा अदर बैक्टीरियाज को देखा, उन्होंने ब्लड सेल को भी देखा, स्पर्म सेल को भी देखा, ठीक है। तो इसी होममेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके देखा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो, और जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा, माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो क्लाउड मैग्नीफाई ऑब्जेक्टिव अबाउट 50 to 500 टाइम्स, सॉरी 300 टाइम्स। मतलब जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाए हैं, ये माइक्रोस्कोप जो उन्होंने बनाए हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, तो इसकी हेल्प से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उन चीज़ों को जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पा रहे, उनको 50 से लेकर 300 गुना बड़ा करके या दिखाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखा देगा, तो ये जो माइक्रोस्कोप जो भी हमारी थिंग्स हैं उसको 50 से लेकर 500 गुना बड़ा करके दिखाता है। ही डिस्क्राइब्ड 3 मेजर मॉर्फोलॉजी, इन्होंने 3 मेजर मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब किया। मॉर्फोलॉजी फ्रॉम ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, एंड कम्युनिकेटेड हिज फाइंडिंग द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। मतलब इन्होंने ये जो फाइंडिंग की, इन्होंने जो ये माइक्रोस्कोप बनाया, इसकी जो डिस्कवरी करी, तो वो कहाँ करी, तो इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर ही इन्होंने इनका की सारी डिस्कवरी, जो सारी खोजें की हैं, वो सब यहीं पर की हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। अच्छा, तो हमारे जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा, ये हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है। इन एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा, ठीक है। उसका नाम इन्होंने रखा लिटिल एनिमल क्यूल्स, ठीक है। लिटिल एनिमल क्यूल इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को देखने के बाद उसका नामकरण कर दिया। उसके बाद जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली बार इन्होंने देखा किसको, तो प्रोटोजोआ को देखा इन्होंने। फिर उसके बाद बैक्टीरिया को देखा, फिर उसके बाद ब्लड सेल को भी देखा इन्होंने, स्पर्म सेल को भी देखा, ठीक है। तो इतनी जो डिस्कवरी की, और उसके अलावा इन्होंने हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख पाते, यानी क्या करा इन्होंने, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली, माइक्रोस्कोप को बना दिया, ठीक है। इसी के कारण हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, ठीक है। इसके अलावा एंटोनी वैन जो ल्यूवेनहुक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिस्ट भी हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इन्हीं के द्वारा किया गया। ओके, यहाँ तक का क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अच्छी तरह से पहचान लीजिए हमारे कि एडवर्ड जेनर कैसे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर 1796 डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो वर्ल्ड की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, उन्होंने हमारे एडवर्ड जेनर ने क्या करा, उसका डेवलपमेंट करा, यानी कि फर्स्ट वैक्सीन का डेवलपमेंट हमारे एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। इन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, ठीक है। ही यूज्ड द काउपॉक्स वायरस, इन्होंने किस चीज़ का यूज़ करा, तो इन्होंने काउपॉक्स वायरस का यूज़ किया, जिसे हम वेरियोला वैक्सीन कहते हैं। टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, फ्रॉम विच द टर्म वैक्सीन, जिसका टर्म इन्होंने रखा वैक्सीन, हैज़ बीन ड्राइव्ड।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम प्रिंसिपल आर स्टिल यूज्ड बिफोर यूज्ड टुडे फॉर डेवलपिंग वैक्सीन। क्या कह रहा है हमारे एडवर्ड जिनर ने क्या करा, एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन का डेवलपमेंट करने का वैक्सीन को डेवलप्ड किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जिस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया वो हमारी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। ये जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, उसके बाद इन्होंने काउपॉक्स वायरस लिया। काउपॉक्स वायरस मतलब वेरियोला वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, जो कि चिल्ड्रंस के लिए इम्यूनाइज्ड होती है, उनके अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट कर दिया स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जितनी भी वैक्सीन बनाई जाएंगी, ठीक है, जितनी भी जैसे कि कोविड की आ गई है या पोलियो की वैक्सीन बनी है या अभी जो बन चुकी हैं बनने वाली, वो सारी वैक्सीन जो है हमारे एडवर्ड जिनर के दिए गए प्रिंसिपल पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारी वैक्सीन का डेवलपमेंट करेंगे। अब क्या करा, जो एडवर्ड जिनर हमारे साइंटिस्ट है, एडवर्ड जिनर साइंटिस्ट ने क्या करा, तो एडवर्ड जिनर ने स्पेसिफिक वैक्सीन का डेवलपमेंट करा। ठीक है, स्पेसिफिक वैक्सीन क्या होता है, जैसे कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर इंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगेगी। अब एंटीबॉडी कैसे बनती है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आए हैं उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप्ड करने का काम कर लेती है। ठीक है, तो उन्होंने स्पेसिफिक वैक्सीन का एक डेवलपमेंट करा किसके प्रति, जैसे काउपॉक्स वायरस इंटर हुआ है। ठीक है, तो उस काउपॉक्स के प्रति यानी कि उसी की स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इन्होंने क्या करा, डेवलपमेंट करा, उसी के स्पेसिफिक इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल काउपॉक्स वायरस हुआ। ठीक है, हाँ, काउपॉक्स वायरस हुआ मतलब का इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि जो भी काउस वगैरह के कांटेक्ट में रहते हैं, जो डेयरी वर्कर होते हैं, जैसे कि जहाँ से हम बेकरी वगैरह जो रहती है हमारी डेयरी वगैरह, जहाँ से हम मिल्क लेकर के आते हैं, तो वो कंटिन्यूसली एनिमल के कांटेक्ट में रहते हैं, काउस वगैरह के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो जो काउ इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में कौन आएगा, हमारा हेल्दी पर्सन आएगा, यानी कि वो डेली वर्कर आएगा, तो उस डेली वर्कर को इस काउपॉक्स होने का चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, यहीं पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करा, सबसे पहले हमने वैक्सीन का डेवलपमेंट करा। वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे करा, तो वैक्सीन जो बनाई है वो कैसी वैक्सीन बनाई है, तो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट करा वो स्पेसिफिक थी। ठीक है, स्पेसिफिक वैक्सीन का डेवलपमेंट करा। ठीक है, अब जो एंटोनी वैन ल्यूवेन एडवर्ड जेनर जो हैं, उन्होंने कौन सी वैक्सीन का डेवलपमेंट करा, तो उन्होंने क्या करा, एक तो एक पेशेंट लिया। ठीक है, मतलब एक हेल्दी पर्सन लिया जिसको किस चीज़ का इन्फेक्शन था, तो जिसको इन्फेक्शन था काउपॉक्स वायरस का। ठीक है, जिसको किस चीज़ का इन्फेक्शन है, तो काउपॉक्स वायरस का इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और पर्सन लिया जो कैसा था, बिल्कुल हेल्दी था। ठीक है, उसको कोई डिसीज़ नहीं थी, और एक पर्सन और लिया उन्होंने। ठीक है, उस पर्सन को क्या था, तो जो थर्ड पर्सन उन्होंने लिया उस पर्सन को क्या था, स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन था, यानी कि क्या था, उसको स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन था। ऐसे 3 अलग अलग करके पर्सन ले लिए। अब ये जो काउपॉक्स वायरस है, ठीक है, इस काउपॉक्स वायरस से क्या था, कौन इन्फेक्टेड था, तो क्या हमारा जो डेयरी वर्कर है वो इन्फेक्टेड था काउपॉक्स वायरस से। ठीक है, इस काउपॉक्स वायरस से हमारा डेयरी वर्कर इन्फेक्टेड था। उसके बाद उन्होंने हेल्दी पर्सन लिया। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है, उसके अंदर कोई भी डिसीज़ वगैरह नहीं है, मतलब ये हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी पर्सन ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक स्मॉल पॉक्स का पर्सन ले लिया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति लिया जिसको स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन है। अब ये स्मॉल पॉक्स वायरस का जिसको इन्फेक्शन होगा, इस स्मॉल पॉक्स वायरस के कॉन्टेक्ट में जो भी हेल्दी पर्सन आएगा, इस स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में जो भी हेल्दी पर्सन आएगा उसको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब स्मॉल पॉक्स के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आया तो ये क्या हो गया, तो ये पर्सन हमारा हो गया इन्फेक्टेड। ठीक है, कैसा हो गया, इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, इस स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में अगर हमारा डेयरी वर्कर आ जाएगा तो हमारे डेयरी वर्कर को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा, नॉट इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, नॉट इन्फेक्ट।
समझ में आया इतना? ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारे क्या होती है, जो डेली वर्कर होता है, डेली वर्कर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, तो हमारा जो डेली वर्कर होता है इसमें इम्यूनाइज्ड एंटीबॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इम्यूनाइज्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये जो इम्यूनाइज एंटीबॉडी होती है, इस इम्यूनाइज एंटीबॉडी को निकाल करके क्या करते हैं, वैक्सीन बनाई जाती है। यानी कि जो सेम वायरस है उसी के प्रति स्पेसिफिक वैक्सीन का डेवलपमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल क्या करा हमने, काउपॉक्स वायरस का जिसको इन्फेक्शन था उसका ब्लड लिया, उसके ब्लड को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, और वहाँ से सीरम के थ्रू हमें क्या मिल गई, उसकी एंटीबॉडी हमको, सॉरी, उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर से हमें क्या मिल गया, अगर वायरस बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा और क्या करेगा, एंटीबॉडी को जनरेट करेगा। तो उसके सीरम से हमको क्या मिल जाएगी, इम्यूनाइज्ड एंटीबॉडी मिलेगी। अब वो जो इम्यूनाइज्ड एंटीबॉडी आपको मिली है, इस इम्यूनाइज्ड एंटीबॉडी से मतलब इसी के प्रति स्पेसिफिक क्या करेंगे, तो इसी के प्रति हम स्पेसिफिक वैक्सीन का डेवलपमेंट कर लेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे एडवर्ड जिनर ने दिया है। जितनी भी वैक्सीन बनाई गई हैं वो सभी एडवर्ड जिनर के दिए गए प्रिंसिपल पर ही वर्क करती हैं, ठीक है। और आगे जितनी भी वैक्सीन बनाई जाएंगी, जितनी भी वैक्सीन बनने वाली हैं, वो सभी वैक्सीन हमारे एडवर्ड जिनर के दिए गए प्रिंसिपल पर ही वर्क करने वाली हैं, ठीक है। चलो, मतलब एडवांस टेक्निक आ गई, हम वैक्सीन का डेवलपमेंट वगैरह कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जो उनका प्रिंसिपल होता है, जो उनकी प्रोसेस होती है, जो बनाने का जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, वो प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो एडवर्ड जिनर कंप्लीट। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है हमारे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है उनका बर्थ 1822 में हुआ था, देन उनकी जो मृत्यु है वो 1895 में हो गई। ये हमारे एडवर्ड जिनर है, ठीक है। अब एडवर्ड जिनर के बारे में हम सॉरी, ये हमारे लुइस पास्चर है। ओके, तो अब हम लुइस पास्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लुइस पास्चर क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड इज अ वैक्सीन। तो माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने क्या करा, वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम करा। क्या करा इन्होंने, माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है उसमें इन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन का डेवलपमेंट किया फ्रॉम द इरा ऑफ लुइस पास्चर 1822 टू 1895। तो इन्होंने 1822 से 1895 तक साइंटिफिक डिसिप्लिन का डेवलपमेंट हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किया, जिसे हम इरास भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जो लुइस पास्चर होते हैं, लुइस पास्चर को हम क्या कहते हैं, तो लुइस पास्चर को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि हमारे जो क्या है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहली बार देखा था, ठीक है। जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा था, पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, जिसका नाम उन्होंने लिटिल एनिमलक्यूल रखा था। उसके अलावा इन्होंने माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, जिसके कारण हम उन्हें फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार डेवलपमेंट किया, पहली बार डिस्कवरी जो खोज वगैरह की हैं वो पहली बार हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे लुइस पास्चर आए हैं, तो लुइस पास्चर ने साइंटिफिक डिसिप्लिन को डेवलपमेंट किया। मतलब जो लुइस पास्चर हैं इन्होंने मेडिकल फील्ड में अपना बहुत योगदान दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर एक क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो उसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दे देते हैं वो एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, यानी कि लुइस पास्चर और एडवर्ड जेनर दोनों आ गए। तो उन्होंने पूछा क्या, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, वहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक आता है। अगर वो पूछते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो लुइस पास्चर आता है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हमारे लुइस पास्चर को कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। ये जो फ्रांस में
क्या थे, एक प्रोफेसर थे, ठीक है। आगे हम इसकी बात करते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन हम देख लेते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहते हैं। द वैक्सीन डेवलप अगेंस्ट सेवरल डिसीज सच एज ए कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस। इन्होंने क्या करा, तो हमारे जो लुइस पास्चर हैं उन्होंने डेवलपमेंट करा है किसका, वैक्सीन का। किसके अगेंस्ट, सेवरल डिसीज़ के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट करा। कौन कौन सी वैक्सीन का डेवलपमेंट करा है इन्होंने, तो कोलेरा वैक्सीन का डेवलपमेंट करा है, एंथ्रेक्स का डेवलपमेंट करा है और रेबीज का डेवलपमेंट इन्होंने करा है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कोलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज, ये सभी एक डिसीज़ भी होती हैं, ठीक है। इन्हीं के अगेंस्ट उन्होंने क्या करा, वैक्सीन का डेवलपमेंट करा है, किसने, हमारे लुइस पास्चर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो ही डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी दी है वो डिस्प्रूव्ड है। ही ऑफ डिसीज एंड स्पॉचुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, मतलब जर्म थ्योरी, डिसीज की जो जर्म थ्योरी है वो भी किसके द्वारा दी गई है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। जर्म थ्योरी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थ्योरी जो दी गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज क्वेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, उनकी जो थ्योरी है वो हमारे लुइस पास्चर के द्वारा दी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हम, तो जो लुइस पास्चर है, लुइस पास्चर ने लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया है। लुइस पास्चर क्या कहते हैं, ही यूज्ड न्यूट्रिएंट ब्रोथ, यानी कि क्या करेंगे हम, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ब्रोथ आ रहा है मतलब ये यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं लिक्विड मीडिया की, ठीक है। ये क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड मीडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करानी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके इनके अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत है हमारे लिक्विड मीडिया की, ठीक है। तो लुइस पास्चर का जो प्रिंसिपल है, लुइस पास्चर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रो कराना है तो उनको ग्रो कराने के लिए आपको लिक्विड मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो ओनली लिक्विड मीडिया के अंदर ही ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वाज द फाउंडर ऑफ पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। ये पास्चर इंस्टीट्यूट जो थी, जो कि पेरिस में स्थित है, वहाँ के ये फाउंडर थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ही हैड प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जो हमारे लुइस पास्चर हैं, लुइस पास्चर ने क्या करा, तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, किसका प्रिंसिपल दिया, फर्मेंटेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का प्रिंसिपल इन्होंने दिया। यानी कि फर्मेंटेशन हो रहा है, यानी ये प्रिजर्वेशन यानी कि एक प्रिजर्वेटिव है, यानी कि हमें किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें स्पेसिमेन जो रहता है हमें उसको प्रिजर्व करके रखना होता है, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव जो होता है वो क्या करता है, हम कोई सी भी चीज़ उसके अंदर रख रहे हैं, कोई से भी ऑर्गन वगैरह, हमारा सैंपल हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व रखता है, जैसे उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, हमने जैसी रखी वो हमको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही मिले, ठीक है। यानी कि वो मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखने का वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा हम केचप ले खाते हैं, उसके अलावा और भी क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम ड्रिंक जो जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, जैसे कि फंटा हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो उसमें क्या होता है, जैसे केचप की बात कर लेते हैं, बहुत यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है तो वो एक तरह का टमाटर ही, ठीक है। उसको अगर हम ग्राइंड करेंगे और हम घर में ही नॉर्मल उसको स्टोर करके रख देते हैं किसी जगह पर, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। वो उसका आकार जो है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर वगैरह है, उसमें चेंजेस हो जाएगा, देन वो नॉर्मल अवस्था से डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वो ख़राब ना हो, ठीक है, उसके लिए उसके अंदर क्या करते हैं, तो उसके अंदर उसमें प्रिजर्वेटिव को ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखने का वर्क करता है, जिससे उसके अंदर जो उसके भी जो उसके अंदर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते। ही इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक, इन्होंने क्या करा, स्टरलाइजेशन टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव,
इन्होंने क्या करा, डेवलपमेंट करा है, किसका डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पर इक्विपमेंट भी आएगा, ठीक है। तो इन्होंने स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट का डेवलपमेंट करा है। कौन कौन से स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट होते हैं हमारे, तो हॉट एयर ओवन होता है, देन ऑटोक्लेव होता है। इनके थ्रू क्या करते हैं हम, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। अब स्टरलाइजेशन होता क्या है, तो स्टरलाइजेशन दैट मीन्स वहाँ प्रोसेस जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भी आर्टिकल, सब्जेक्ट, सरफेस जो एरिया होता है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, उनको रिमूव करना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, जो ही की जो प्रोसेस होती है उसी को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन के भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक होती है, जैसे कि हमारा हॉट एयर ओवन आया है, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। देन ऑटोक्लेव होता है, तो इससे हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी इन्होंने क्या करा, तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का भी इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। मिल्क में हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जैसे दूध फट जाता है तो उसको खराब करने के लिए, उसको फाड़ देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ना। यानी कि और भी मिल्क के अंदर और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जो क्या करेंगे, जो हमारा जो मिल्क है उसको ख़राब कर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मिल्क का पास्चराइजेशन करना होता है, यानी कि मिल्क को भी हम स्टरलाइज करेंगे। मिल्क को स्टराइल करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो मिल्क का पास्चराइजेशन हम 62 डिग्री सी पर करते हैं, यानी कि मिल्क को हम बॉइल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डेयरी में डेयरी से हम जो मिल्क लेकर आते हैं जो कि पैक होता है, ठीक है, उसका क्या किया हुआ होता है, तो उसका पास्चराइजेशन किया हुआ होता है। पहले उसको हम 62 डिग्री सी पर बॉइल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसे पैक करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, जिससे उसके अंदर ग्रोथ ना हो और वो मिल्क ख़राब ना हो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर ग्रो करेगा, वो उसके अंदर डेवलपमेंट करेगा और उसकी मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व कर देगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो करेगा, हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देते हैं, ठीक है। जिससे हमारे यहाँ पर उसकी मॉर्फोलॉजी जो चेंजेस होती है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते इसके अलावा और जो हमारे रॉबर्ट कोच हैं, अभी अभी मुझे याद आया, रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने स्टेनिंग का डेवलपमेंट किया है। स्टेनिंग मतलब जो हमारे नहीं नहीं, आगे आगे देखते हैं, वो हमारे रॉबर्ट कोच ने दिए है ना। तो थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं हमारे जोसेफ लिस्टर के बारे में। तो जोसेफ लिस्टर जो हैं, जोसेफ लिस्टर ने का जन्म जो है हमारे 1867 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। ये हमारे जोसेफ लिस्टर है, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो जोसेफ लिस्टर हैं, जोसेफ लिस्टर को हम क्या कहते हैं, तो जोसेफ लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। अब हम इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारी ऐसी एंटीसेप्टिक्स वगैरह हैं, ऐसी मेडिसिन्स वगैरह का डेवलपमेंट किया है, जो क्या करते हैं, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं उसको, उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, देन रोक देते हैं वो, ठीक है। हम देखते हैं इन्होंने क्या करा एंटीसेप्टिक में। तो ही हैड ऑब्जर्व दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि जब ऑपरेशन हो रहा होता है उसके बाद जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उस इन्फेक्शन को रोकना, वो जो सरफेस है जहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हमें क्लीन करना होता है। तो उस एरिया को हम क्लीन किससे करेंगे, तो हमें उसको क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट बनाया है, ठीक है। वो डिसइंफेक्टेंट क्या है, तो वो उस डिसइंफेक्टेंट का नाम है डाइल्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो होता है सर्जरी के दौरान जो होता है यूज़ किया जाता है। देन हमारे जो सर्जरी में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं आपके, जैसे कि हमारे सीज़र वगैरह का यूज़ कर रहे हैं हम, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो भी उस
और सर्जरी के दौरान यूज़ किए गए उन सभी इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से स्टरलाइल करना, उनकी क्लीनिंग करना। देन हमारे जो वॉन्ड्स हैं, मतलब जहाँ आपकी बॉडी में घाव बना है, आपकी बॉडी में सर्जरी हो रही है, उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए इन्होंने क्या करा, एंटीसेप्टिक का डेवलपमेंट करा, या डिसइंफेक्टेंट जैसे कि हमारा डेटॉल होता है क्लियरिंग एजेंट के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक में आता है। हम स्प्रिट वगैरह का यूज़ करते हैं हमारे क्लियरिंग एजेंट के फॉर्म में, है ना, अल्कोहल वगैरह। तो जो एंटीसेप्टिक जो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट को बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हमारे जोसेफ लिस्टर को। तो जोसेफ लिस्टर ने क्या करा, एंटीसेप्टिक जो है उनका डेवलपमेंट करा। तो एंटीसेप्टिक का डेवलपमेंट जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया है, तो इसी के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, तो इसी के कारण हम इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। यानी कि सर्जरी के दौरान जो भी जो सर्जरी हो रही है उस दौरान क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी का कोई सा पार्ट कट हो जाता है या कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब ऑर्गन ओपन हो जाएंगे तो क्या करेगा, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इजीली ग्रो कर पाएगा। ओपन एरिया है उसको इजीली इन्फेक्टेड कर देगा वो। तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम क्लियरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो क्लियरिंग एजेंट है उन्होंने हमारे जोसेफ लिस्टर के द्वारा बनाया गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाता है। देन सर्जरी में जितने भी इक्विपमेंट आपके यूज़ हो रहे हैं उनको स्टराइल करने के लिए। तो कुल मिला के हमारे जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, हमारे जो डिसइंफेक्टेंट हैं, वो हमारे जोसेफ लिस्टर के द्वारा बनाए गए हैं। इसी के कारण हम इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है रॉबर्ट कोच कौन होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बैक्टीरिया का डेवलपमेंट, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये हमारे रॉबर्ट कोच हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आप अच्छे से इनकी जो पिक्चर्स है, इनका जो इमेज है, वो अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी कभी नाम आए कि रॉबर्ट कोच, तो भाई जो इनकी इमेज है वो तुरंत माइंड में बन जानी चाहिए, तुरंत तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने क्या करा था, तो इनके जो भी इन्होंने डेवलपमेंट वगैरह किया, वो नाम सुनते ही तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कि आपसे कोई आकर के पूछे, कभी भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आपके आंसर तुरंत बन जाए। ओके, तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट कोच ने क्या करा, तो रॉबर्ट कोच का जो जन्म है वो 1843 में हुआ। देन इनकी मृत्यु जो है वो 1910 में हो गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच प्रूव्ड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है, इसमें इन्होंने इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है हमारा, ही वाज अ जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर। ये एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, इन्हें प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, तो ये जो जनरल एक प्रैक्टिशनर हैं, कौन, रॉबर्ट कोच। ठीक है, अब हम इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इसके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, तो ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। इन्होंने क्या करा, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, सच एज एंथ्रेक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई, ठीक है, और कोलेरा बेसिलाई। ठीक है, ये क्या है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे बेसिलस जो जो होता है उसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट करा। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्होंने डेवलपमेंट करा है, बहुत योगदान दिया इन्होंने अपना मेडिकल फील्ड में, बैक्टीरियोलॉजी में। बहुत बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया है, इसी के कारण हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है,
ही इंट्रोड्यूस्ड सॉलिड मीडिया। अभी अभी हमने देखा था कि जो लुईस पास्चर आए हैं, लुईस पास्चर ने क्या कहा था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिक्विड मीडिया का, कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देखना है, तो आपको सिर्फ लिक्विड मीडिया चाहिए, लिक्विड मीडिया के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। फिर उसके बाद कौन आए हैं, हमारे रॉबर्ट कोच आ गए। रॉबर्ट कोच ने क्या करा, नहीं भाई जो मीडिया है वो हमारा लिक्विड मीडिया के सॉरी जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ लिक्विड मीडिया के अंदर ही ग्रोथ नहीं करेगा, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड मीडिया के अंदर भी ग्रो कर सकता है। तो सॉलिड मीडिया के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर पाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो सॉलिड मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, हम अच्छी ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया गया है रॉबर्ट कोच के द्वारा। देन लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारा लुईस पास्चर के द्वारा। दोनों में ही मेन डिफरेंस है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लुईस पास्चर मतलब कि उन्होंने क्या दिया है, लिक्विड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, और रॉबर्ट कोच ने सॉलिड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच एक सॉलिड साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने सॉलिड मीडिया को दिया है। ओके, आगे हम बात करते हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरिया के आइसोलेशन के बैक्टीरिया के आइसोलेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया है। तो बैक्टीरिया का हम आइसोलेशन करेंगे, तो बैक्टीरिया का आइसोलेशन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हमें प्योर कल्चर की रिक्वायरमेंट होती है। प्योर कल्चर मतलब जिसके अंदर हम सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें उनकी बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रो कर जाएंगे। तो प्योर कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें ग्रोथ देखना, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो है हमारे रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट ही डिस्कवर हैंगिंग ड्रॉप मेथड, यानी कि रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या करा गया है, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवरी की गई है किसकी, हैंगिंग ड्रॉप मेथड की। अब हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या होती है, हैंगिंग ड्रॉप जो मेथड होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो उसके द्वारा हम मोटिलिटी को और चेक करते हैं, किसकी मोटिलिटी, तो हमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी मोटिलिटी को चेक करना होता है। बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है, अब हम उसे हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस स्टैनिंग टेक्निक बाय यूजिंग एनिलीन डाई, ठीक है। तो जो हमारे कौन है, हमारे रॉबर्ट कोच ने हमारे स्टैनिंग जो टेक्निक है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने किस चीज़ का यूज़ करा, तो इन्होंने बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए एनिलीन डाई का यूज़ करा। इन्होंने बताया कि हम बैक्टीरिया को अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करके देखना है, हम इन्होंने कल्चर का कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखना है तो आप उसका कल्चर लगाइए, आपको बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके देखना है, ठीक है, उसका पार्टिकुलर आपको कलर देखना है। तो उन्होंने क्या करा, एनेलिन डाई का कॉन्सेप्ट दिया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको एनेलिन डाई की हेल्प से भी स्टेन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रॉबर्ट कोच ने कोच फिनोमेनन का कॉन्सेप्ट दिया। कोच फिनोमेन क्या होता है, तो कोच फिनोमेन जो होता है लाइक हमारे गिनी पिग जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है ट्यूबरकल बेसिलाई से, उसका डेवलपमेंट करा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का डेवलपमेंट रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया है। और ट्यूबरकल बेसिलाई जो प्रोटीन उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका ऑब्जर्वेशन का काम जो होता है वो हमारे कोच फिनोमेन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो कोच फिनोमेन हमारे रॉबर्ट कोच के ही दिए गए प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, यानी कि गिनी पिग जो ये क्या करेगा, गिनी पिग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है ट्यूबरकल बेसिलाई से, और इट्स प्रोटीन जो क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कॉज करता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड फिनोमेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे कोच पोस्टुलेटेड। तो कोच पोस्टुलेटेड जो होता है, कोच पोस्टुलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसमें क्वेजिटिव एजेंट जो कि इन्फेक्शन डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके अंदर 4 क्राइटेरियाज प्रेजेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली एसोसिएट करते हैं विद द लीजन ऑफ डिसीज। जो भी आपकी बॉडी में लीजन बने हैं वहाँ पर जो डिसीज कॉज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टेंटली एसोसिएट
डिफरेंशिएट करके देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट इसका कहता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको आइसोलेट करना पॉसिबल होता है। कहाँ पर आइसोलेट करेंगे, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या करा, लीजन बना दिया, यानी कि उसने क्या करा, आपकी बॉडी के अंदर घाव बना दिया। ठीक है, ये हमारे बॉडी की सरफेस है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आकर क्या करा, घाव बना लिया। अब ये जो लीजन बन चुका है, मतलब ये गड्ढे नुमा संरचना अंदर तक बन गई है। ठीक है, ये घाव बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखना है। तो यहाँ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे, उठा लिया हमने, हमारे स्वैब वगैरह की हेल्प से ले लिया और हमने इसका कल्चर लगा दिया प्योर कल्चर में। फिर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेगा तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, तो इसमें जो डिसीज़ होती हैं उसको आइसोलेट करना, उसका रिजल्ट देना, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली इनोक्यूलेट करना, इंजेक्ट करना किसी के अंदर। तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं, तो हम उसमें लेबोरेटरी एनिमल का यूज़ करके भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको ग्रोथ देखना है, उसका कल्चर लगाना है, तो इसके लिए हमें प्योर कल्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और हमें इसे प्रोड्यूस करना होता है या फिर हमें इसे इंजेक्ट करना होता है, तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल एनिमल की रिक्वायरमेंट भी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट नहीं की हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके नोट्स आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। ओके, आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं पाउल एलिच। पाउल एलिच क्या कहते हैं, तो जो पाउल एलिच है, पाउल एलिच का बर्थ 1854 में हुआ था, देन इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। ये जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं जिसको क्या कहा जाता है, तो पाउल एलिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब फादर ऑफ कीमोथेरेपी हम इनको क्यों कहते हैं, तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी एंटीबायोटिक बना दी जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को ही स्टॉप कर दी थी। सबको पता है कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर किसके थ्रू होता है, तो कैंसर होता है हमारे ऑन्कोजेनिक वायरस के थ्रू। तो ऑन्कोजन जो होते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी कि एक सेल बनी है, एक सेल से वो मल्टीप्लाई करके दो बना लेंगे, दो सेल मल्टीप्लाई करके कितनी बना लेगी, चार बना लेगी, चार सेल मल्टीप्लिकेशन करेगी और उससे कितनी सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उससे 8 सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होती है। तो जो हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपी हैं, फादर ऑफ कीमोथेरेपी दैट मीन्स पाउल एलिच। तो पाउल एलिच जो हैं, उन्होंने ऐसी वैक्सीन का डेवलपमेंट करा है जो कि ये जो कैंसर सेल की जो ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ को ही वो क्या कर देती है, तो इनकी ग्रोथ को ही वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो कैंसर सेल की ग्रोथ कर देने के लिए को ये स्टॉप कर देगी, इन्होंने ऐसी वैक्सीन बना ली, इसी के कारण हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपिस्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, तो जो एसिड फास्ट नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे बेसिलाई होते हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई मतलब कि वो जो टीबी को करने वाले होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का में जो हमारे एसिड फास्ट स्टेन का यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के डेवलपमेंट के लिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए कौन सी स्टेन की यूज़ की जाती है, तो एफबी स्टेनिंग यूज़ की जाती है, जिसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं, या जिसे हम जेडन या जिल नेल्सन स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पाउल एलिच के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ही डेवलप्ड टेक्निक टू स्टैंड टिश्यू एंड ब्लड सेल्स। तो इन्होंने अदर टेक्निक का डेवलपमेंट किया है। उन्होंने बताया कि जो स्टेन होती है, हम टिश्यू को अलग स्टेन के थ्रू स्टेन करते हैं, ब्लड सेल के लिए भी हम अलग अलग टेक्निक का, अलग अलग स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे कि हम आपको ब्लड सेल को स्टेन करके देखना है, तो ब्लड सेल की स्टेनिंग के लिए हमारी जो स्टेनिंग टेक्निक होती है, हम स्टेन करते हैं, तो किससे स्टेन करेंगे, तो ब्लड सेल को हम स्टेन करते हैं
रोमेनोवेस्की स्टेन के थ्रू। देन टिश्यू को रोमेनोवेस्की स्टेन में हमारे राइट स्टेन, लिशमान स्टेन, फील्ड स्टेन, जिम्सा, जेम्बर, जेएसबी स्टेन, ये सारी स्टेन जो होती है हमारे रोमेनोवेस्की स्टेन के अंदर आती है, जिनका यूज़ हम ब्लड की मॉर्फोलॉजी को, ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि ब्लड सेल को देखने के लिए हम इन सभी स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। देन टिश्यू को देखना है आपको, टिश्यू को देखने के लिए हम एच&डी स्टेन का यूज़ करते हैं, जिसे हम हेमेटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन भी बोलते हैं। इससे हम इजीली टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है ही प्रपोज्ड द साइड चेन थ्योरी, यानी कि जो हमारे पाउल एलिच है, इन्होंने साइड चेन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा दिया गया है। देन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो भी हमारे पाउल एलिच के द्वारा दिया गया है। अब साइड चेन थ्योरी क्या होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसी को इन्होंने कहा है साइड चेन थ्योरी। आगे बात करते हैं, ही प्रपोज्ड अ टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंटरेक्शन कॉल्ड इज एलिच फिनोमिनन। तो क्या होता है, टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं एलिच फिनोमिनन। देन एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस मेथड फॉर स्टैंडिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। तो इन्होंने टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन को स्टैंड करने के लिए स्टैंडिंग टेक्निक दी है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन स्टैंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच के द्वारा कीमोथेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्योंकि जो हमारा पाउल एलिच है उसको हमने क्या कहा है, तो पाउल एलिच को हमने यही तो कहा है फादर ऑफ कीमोथेरेपिस्ट। तो कीमोथेरेपी क्या है, अब हम वो देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी में उन्होंने ऐसा क्या करा। ठीक है, तो जिसके कारण हम उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी, अब ये तो हम देख ही चुके हैं कि उन्होंने कैंसर सेल को स्टॉप कर देने वाली ऐसी क्या करा, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट कर दिया जो कि कैंसर सेल को स्टॉप कर देगी, जिसके कारण हम इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपिस्ट कहते हैं। भैया कैंसर सेल की ग्रोथ को ही स्टॉप करा दिया इन्होंने, तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि कैंसर सेल कितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करती है सभी को पता है, और इन्होंने ऐसी वैक्सीन का डेवलपमेंट करा है कि जो उसकी ग्रोथ को ही रोक देती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत प्राउडी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ऐसी एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट कर दिया जो ग्रोथ को ही रोक देगी, तो बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। आगे हम बात करते हैं, चलिए। ही डिस्कवर्ड साल्वर्सन एंड आर्सेनिक कंपाउंड, यानी कि जो हमारे फादर ऑफ कीमोथेरेपिस्ट हैं जिसको हम पाउल एलिच कहते हैं, उन्होंने क्या करा, डिस्कवर्ड किया, किसको, साल्वर्सन को एंड आर्सेनिकल कंपाउंड को। द फर्स्ट इफेक्टिव मेडिसिन ट्रीटमेंट, फर्स्ट इफेक्टिव मेडिसिन ट्रीटमेंट में इन्होंने किसको यूज़ करा, साल्वर्सन एंड आर्सेनिक कंपाउंड को यूज़ करा। किस चीज़ के लिए, फॉर सिफिलिस के लिए। ठीक है, तो सिफिलिस जो डिसीज़ होती है उसमें सब फर्स्ट इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट होता है उसके फॉर्म में हमारे साल्वर्सन एंड आर्सेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। इनिशिएटिंग एंड ऑल्सो हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट है वो कीमोथेरेपी के अकॉर्डिंग दिए हैं। द बैक्टीरिया एलिचिया वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तो जो बैक्टीरिया है उसको उन्होंने एलिचिया नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन 1908 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, मतलब 1908 में इनको क्या करा, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इन्होंने जो क्या करा, मतलब हम इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इन्होंने फिजियोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोलॉजी और मेडिसिन में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। देन इम्यूनोलॉजी में, इसी के कारण इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया। देन ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ व्हाट इज़ नॉन नाउ इज़ पाउल एलिच इंस्टीट्यूट। तो जो पाउल एलिच इंस्टीट्यूट है जो कि जर्मनी में स्थित है, वहाँ के ये फाउंडर हैं। देन वहाँ के ये फर्स्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
उसके बाद हम और बात कर लेते हैं, इनके अलावा भी हम देखते हैं किस चीज़ को। तो इसके अलावा हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम वो करते हैं ग्राम स्टैनिंग। तो ग्राम स्टैनिंग का जो डेवलपमेंट है, ग्राम स्टैनिंग को किसने डिस्कवर किया? ग्राम स्टैनिंग का डेवलपमेंट किया गया है हैंस क्रिश्चियन ग्राम के थ्रू। हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हैन क्रिश्चियन ग्राम जो है, इस हैन क्रिश्चियन ग्राम ने ही ग्राम स्टैनिंग का डेवलपमेंट किया था 1884 में। मतलब कि 1884 में इन्होंने क्या करा? ग्राम स्टैनिंग का डेवलपमेंट करा है। ठीक है, तो ग्राम स्टैनिंग की हेल्प से हम बैक्टीरिया को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ग्राम स्टैनिंग होती है वो क्या बताती है? तो वो ग्राम स्टैनिंग के थ्रू हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम जो नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव का बीच का जो डिफरेंस है वो हम ग्राम स्टैनिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो ग्राम स्टैनिंग का डेवलपमेंट हैंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम एम्ब्रियोनेटेड एग का डेवलपमेंट करते हैं। वायरल के अंदर वैक्सीन को देखते हैं। तो एम्ब्रियोनेटेड एग का जो टेक्निक है वायरल कल्चर के अंदर, वो हमारे गॉड पास्चर ने दिया था। ठीक है, तो और भी इसके अलावा और भी हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा? तो एंटीबायोटिक जो सब्सटेंस है पेनिसिलिन है उसका डेवलपमेंट करा है। उसके बाद आते हैं हमारे चार्ल्स चैम्बरलैंड, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे जो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो होता है, उसका उसका जो वायरल पैथोजन होता है उसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया है चार्ल्स चैम्बरलैंड साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह थे जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।